Jai Hind to one and all. Today I am here with the 8th class SST, chapter number 5, our national goal, that is our civics part. So let's start. What is our goal? देखिए हमारा चैप्टर है our national goal. इसमें पार्ट नंबर ए है अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स. तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि नेशनल गोल्स होता क्या है. और नेशनल गोल्स ही हमारा चैप्टर है. गोल्स मीन्स क्या? गोल्स मीन्स मतलब होता है उद्देश्य. जैसे अगर हम पर्सनली बात करें तो आप स्टूडेंट लाइफ में अभी स्टूडेंट लाइफ में आपका कुछ एम होता है, कुछ उद्देश्य होता है. जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सीए बनना है. तो ये सब आपके लाइफ के अंदर एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं. लेकिन यहाँ पर दिया गया है आवर नेशनल गोल्स, या हमारे नेशन के गोल्स. नेशनल गोल्स मीन्स हमारे राष्ट्र के गोल्स और हमारे राष्ट्र के उद्देश्य या हमारे लक्ष्य कि हमें भारत में रहते हुए, हमें इस राष्ट्र में रहते हुए कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करना है, ये हमारा चैप्टर है. इसके अंदर सबसे पहला पार्ट है, इसमें दो पार्ट है. इसका पहला पार्ट है अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स. नेशनल गोल्स को हमें अचीव करना. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम देखते हैं व्हाट आर नेशनल गोल्स. As a man makes efforts to achieve certain goals he had set in the life, likewise the country also has some goals, and to achieve this country has to perform the progress and prosperity of the country lie in the achievement of these goals. मैंने आप लोगों को बताया जिस तरीके से हमारे गोल्स होता है, उद्देश्य होता है, हम जीवन में उसको प्राप्ति करना चाहते हैं, वैसे ही देश का भी एक गोल्स होता है, उद्देश्य होता है. वो क्या है? वो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, देश का या राष्ट्र का या हमारे भारत का अगर लक्ष्य है और उद्देश्य है तो मेनली उद्देश्य है प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, कि देश उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े. और इसके साथ साथ हमारे देश में कुछ जो मूलभूत चीज़ें हैं वो फुलफिल हो, वो कंप्लीट हो. जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल हार्मनी एंड इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन. या यूँ कहना चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल हार्मनी एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये सभी के सभी हमारे नेशनल गोल्स हैं. इन्हें हमें अचीव करना है. जैसे आप अपना गोल को अचीव करना चाहते हैं तो अलग अलग पड़ाव आते हैं उसमें. जैसे पहले अभी आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन आएगी, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन आएगी, फिर कॉलेजेस लाइफ आएगी आपकी. इसी तरीके से हमारे इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी हमें प्राप्त करना है. जैसे डेवलपमेंट, अभी हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है बल्कि डेवलपिंग कंट्री है. तो हमारा ये गोल है, ये उद्देश्य है कि हमारी कंट्री प्रॉस्परस बने, उसके लिए हमें डेवलप्ड कंट्री होना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. Achievement of national goals. We have to achieve our national goal democratically. In our country, democratic government has been established according to the Indian Constitution. देखिए हमें हमारे नेशनल गोल तो अचीव करना ही करना है, लेकिन उसे डेमोक्रेटिकली भी अचीव करना है. डेमोक्रेटिकली मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक वे में हम डेमोक्रेटिकली ही उसे अचीव करेंगे, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री. अब डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी मीन्स इज द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और उसको लोगों की गवर्नमेंट कहते हैं. लोगों की गवर्नमेंट कहलाती है और वो लोगों के लिए काम करती है. मीन्स जो डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार चुन के आती है वो हमारी वेलफेयर के लिए काम करती है. और कोई भी देश की उन्नति और तरक्की के लिए वहाँ डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी गवर्नमेंट होती है. वहाँ हमें वोटिंग का अधिकार होता है और वोटिंग के अधिकार के अलावा अगर कोई सी गवर्नमेंट हमें अच्छी नहीं लगती तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में मीन्स नेक्स्ट वोटिंग में उसको चेंज भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए काफ़ी सही होती है. अगर मान लो कोई मोनार्ची रूल होगा, मोनार्ची रूल में एक राजा है, वो प्रजा के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहा है या उस ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है सिटीजन का, तो हम वहाँ पर उसे ब्लेम नहीं कर सकते, या कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमेशा रहेंगे जैसे हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो हमारी है. मीन्स यदि अगर हमको कोई गवर्नमेंट हमारा नुकसान कर रही है तो वो गवर्नमेंट को हम चेंज करके नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप पे नई गवर्नमेंट को भी फॉर्म कर सकते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट नेशनल गोल्स है वो हमें डेमोक्रेसी है, कि डेमोक्रेसी को अचीव करना. जब तक के जो नागरिक हैं
इस देश के जितने नागरिक हैं वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो सही मायनों में हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो जब भी सही मायनों में डेमोक्रेसी कहलाएगी जब लोग लिटरेट हो। वो लिटरेट होंगे लोग तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो गवर्नमेंट चुनेंगे वो भी सही गवर्नमेंट चुनेंगे। यदि इलिटरेट होंगे तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो भी हमारी भलाई नहीं करेगी। सेकेंड पॉइंट है फ्रीडम। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमें फ्रीडम दी जाती है। फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं कि हमें आज़ादी दे दी गई, जो चीज़ मन में आया वो हमने काम किया, हम कानून का उल्लंघन करें, कानून को तोड़े, नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर हमें कुछ फ्रीडम दी गई है कि हम फ्री हैं। जैसे राइट टू लिव एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम भारत के किसी भी हिस्से में चाहें तो रह सकते हैं, कोई हमें मना नहीं कर सकता। यदि अगर हम देवास में रहते हैं, अगर हम शिफ्ट होना चाहते हैं इंदौर को, उज्जैन को या कहीं और दूसरी जगह पे, तो हम वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ वोट, हमें वोटिंग करने की फ्रीडम दी गई है कि हम जिस कैंडिडेट को चाहें वो वोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करने की फ्रीडम दी गई है। यदि अगर आज मेरे पास छोटा घर है और मैं जो है लीगल तरीके से कमाई करता हूँ या जॉब करता हूँ, उस घर को बड़ा करना चाहता हूँ, तो कोई मुझे उसके लिए मना नहीं करेगा। तो मैं अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता हूँ। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम दी गई है। तो फ्रीडम का मतलब नॉट फुल्ली फ्रीडम कि हमें हर तरह की फ्रीडम दी गई कि हम अनलॉफुल काम करें, बल्कि लॉ के दायरे के अंदर रह के हमें वर्क करना है। ये हमें फ्रीडम दी गई है। डेमोक्रेसी के अंदर हमें फ्रीडम दी जाती है। मोनार्ची रूल में बहुत सी हमारी फ्रीडम होती है जो फुलफिल नहीं हो पाती, उसका हनन होता है। आगे हम देखेंगे इक्वालिटी की। अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं तो डेमोक्रेसी में हमें इक्वालिटी दी गई है। ये इक्वालिटी भी हमारा नेशनल गोल से ही हमें अचीव करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे समाज में ऊंच नीच का भेद जो है वो पाया जाता है। अगर मैं इक्वालिटी की बात करूँ तो 3 टाइप्स की इक्वालिटी होती है: सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर सोशल इक्वालिटी की बात करें तो समाज में एक जैसे रहने का, जीने का अधिकार है, सोशल इक्वालिटी कहलाती है। पहले प्रीवियस टाइम में जो वर्णा सिस्टम था तो वहाँ हमारा जो समाज था वो अलग अलग भागों के अंदर बैठा हुआ था। वहाँ पर ऊंच नीच वगैरह हुआ करती थी। जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो नीचे लोगों को दबाया करते थे। तो हमारे अंदर एक सोशल इक्वालिटी नहीं थी, लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड की है, जिसके द्वारा हम सभी इक्वल हैं। तो इक्वालिटी के अंदर फर्स्टली सोशल इक्वालिटी आती है। सेकंड होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कोई भी भारत का नागरिक हुआ, चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हुआ, कोई भी भाषा को बोलने वाला हुआ, उसे वोट देने का अधिकार है। वो जिस कैंडिडेट को चाहे उस कैंडिडेट को वोट दे सकता है, ये उसे अधिकार है। दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। और इसके अलावा अगर हम हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें इक्वली बनाया है कि इक्वल बिफोर लॉ, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स भी है। ये हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें तो इकोनॉमिकली हमें भी पढ़ने का और बढ़ने का और ऊपर उठने का मौका मिले, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी कहलाता है। अब इम्पोर्टेंट ऑफ इक्वालिटी की बात कर ले, अगर इक्वालिटी का इम्पोर्टेंस क्या है? इक्वालिटी के बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। यदि हम समाज में इक्वल नहीं होंगे, यदि ऊंच नीच की भावना रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दूसरों के प्रति एक हीन भावना पैदा होगी। तो सबसे पहले इक्वालिटी का फ़ायदा ये है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो कंट्रोल में रहती है, दूसरों के प्रति हीन भावना नहीं होती। यदि दूसरा व्यक्ति समाज में तरक्की कर रहा है और हमें अगर उस टाइप की तरक्की करना है तो हम भी उस टाइप की तरक्की कर सकते हैं, उस मौके को ले सकते हैं, उस एजुकेशन को ले सकते हैं, वो बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा, इससे डिस्क्रिमिनेशन से हम दूर हो जाते हैं, भेदभाव की भावना इससे दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा इक्वालिटी हमारे सेफगार्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि ऊंच नीच रहेगी तो जो ऊंचा व्यक्ति है वो ज़्यादा सेफ रहेगा और जो निचले क्रम का व्यक्ति है उसकी सेफगार्डनेस नहीं रहेगी। तो हमारे लिए सेफगार्ड के लिए ज़रूरी है। फिर इसके अलावा हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और इसके अलावा हमारे जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि हमें न्याय मिले। ये न्याय के लिए भी क्या ज़रूरी है? इक्वालिटी ज़रूरी है। तो ये भी एक हमारा नेशनल गोल्स है। कहीं कहीं अभी भी हमारे देश में इक्वालिटी पूरी तरीके से नहीं है, 100% नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा तरीके से इक्वालिटी हमारे देश में है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ऊंच नीच की भावना पाई जाती है कि ये हमारा नेशनल गोल से हमें अचीव करना है। अगली अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस मतलब न्याय।
अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कानून की निगाह में और कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह में हम सेम हैं, हम इक्वल हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो इसलिए हमारे जो जस्टिस है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जस्टिस की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होता है। और जस्टिस के लिए हमारे देश के अंदर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, मतलब कहीं ना कहीं जो न्याय है, जो न्यायपालिकाएं हैं वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, मतलब गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारा देश या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रोवाइड करता है और जस्टिस प्रोवाइड करता है। वहाँ पर हम जाके हमारा कोई भी सिविल या क्रिमिनल केसेस है उसको लड़ सकते हैं और उस तरीके से हमें उस न्याय प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जस्टिस है, ये भी हमारा एक नेशनल गोल्स है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल सिटीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किए, ये हम आगे देख चुके हैं। आगे हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म की। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि हमारे इंडिया का, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये धर्मनिरपेक्ष देश होना या सेक्युलरिज्म होना ये इसकी खूबी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश के अंदर अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय और अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे देश को सेक्युलर रखा गया। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान नाम का एक नया देश डेवलप हुआ, बना, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स हमारे देश के अंदर हुई। लेकिन बाद में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारे देश को सेक्युलरिज्म का खिताब दिया और सेक्युलर स्टेट एक बनाया। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो इतनी विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटीज़ है, तो उन डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को सेक्युलर बनाया गया। तो ये भी हमारा एक नेशनल गोल्स है कि सेक्युलरिज्म को भी हमें अचीव करना है। कभी कभी इस टाइप की चीज़ें या इस टाइप की खबरें आती है कि कम्युनल वायलेंस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा देश सेक्युलर हो। इसके बाद है इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। हमारा जो देश है वो इंटरनेशनली भी पीस और कोऑपरेशन चाहता है कि जो इंटरनेशनल हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर पीस हो, दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनमें आपस में पीस बना रहे और कोऑपरेशन बना रहे। ये हमारे देश की इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वी वांट पीस इन द वर्ल्ड एंड इफ वी कुड डू समथिंग फॉर पीस वी मस्ट मेक आवर बेस्ट एफर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें दुनिया में पीस चाहिए और उसके लिए अगर हमें कुछ भी एफर्ट्स करना पड़ा तो वो हम करेंगे। आखिर में हम बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी ये भी हमारा क्या है, एक नेशनल गोल है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो दो ग्रुप्स हैं दुनिया के अंदर, जो दो ग्रुप बन रहे हैं उन दो ग्रुप को छोड़ के हमने एक अपना ग्रुप बनाया। देखिए आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले दुनिया के अंदर दो ग्रुप हुआ करते थे, एक था रशियन ग्रुप और एक अमेरिकन ग्रुप था। तो रशियन जो ग्रुप था कुछ कंट्रीज दुनिया की उसके साथ थी, वो अपने आप को सेफ नहीं समझती थी तो रशियन ग्रुप के साथ चली जाती थी, और कुछ कंट्री अमेरिकन ग्रुप के साथ चली जाती थी। कुछ जो छोटी मोटी कंट्री को अपने को सेफ नहीं समझती थी तो अमेरिकन ग्रुप के साथ चली जाती थी। इसमें यह होता था कि जब युद्ध होता था तो जो अमेरिकन ग्रुप की कंट्रीज है उसको अमेरिका का साथ देना होता था और जो रशियन ग्रुप की कंट्रीज है उसे रशिया का साथ देना होता था। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता था कि देश के अंदर दुनिया के अंदर दो गुट बन गए, लड़ाई के लिए दो गुट बन गए, और कहीं ना कहीं इससे लड़ाई की जो संभावना है वो बनी रहती है। तो हमने जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो ना हम रशिया की तरफ गए ना हम अमेरिकन ग्रुप की तरफ गए, बल्कि हम नॉन अलाइनमेंट की तरफ गए। नॉन अलाइनमेंट हम मतलब हम इन दोनों के साथ नहीं है, हमने अपना एक अलग ग्रुप ज्वाइन किया जो कि नॉन अलाइनमेंट कहलाया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसआर्मामेंट की, और डिसआर्मामेंट की बात करके यहाँ पर हम ये खत्म करेंगे। डिसआर्मामेंट का मतलब है भारत ये चाहता है कि दुनिया के अंदर जो हथियारों की दौड़ लगी हुई है या हथियारों की दौड़ खत्म हो। हाँ, हालांकि हमें अपने जो सिक्योरिटी के लिए हथियार चाहिए, सिक्योरिटी के अंदर जो भारत है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में अपनी सिक्योरिटी के लिए चिंतित है और अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। लेकिन दुनिया के अंदर जिस तरीके से आर्म की दौड़ लगी हुई है कि एक देश है यदि वो कोई सा हथियार बनाता है तो दूसरा देश जो उसका विपरीत है या कहीं ना कहीं उसका दुश्मन देश है वो 2 या 4 हथियार उस तरीके के बनाता है।
जिस तरीके से दुनिया में मिसाइल्स बनाई जा रही है या जो हाइड्रोजन बम्स बनाए जा रहे हैं या पाबंदी के बावजूद भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत ये चाहता है कि जो दुनिया के अंदर आर्मामेंट हो रहा है, जो हथियारों की दौड़ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो पॉलिसीज़ है वो, या इंडिया का जो नेशनल गोल्स है वो ये है कि हमें इस आर्मामेंट को रोकना चाहिए और हमें डिसआर्मामेंट की तरफ आना चाहिए। जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, बल्कि ना कि इस वे में इस्तेमाल होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको लेसन नंबर 5 का स्नैपशॉट वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में होमवर्क वगैरह भी दे दूँगा, तो आपको वहाँ से अपना HW कंप्लीट करना है और चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट करना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।